Hello and welcome to the podcast by Rouse IAS. Today we have Saurav sir, who is a history faculty here. The theme for today's podcast is Indian heritage and culture, and we have chosen Peoply art as a topic for today. सौरभ सर प्लीज़ हमें इसके बारे में इंट्रोड्यूस करिए कि पीपली आर्ट है क्या। थैंक्स संजू। और जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है जी सर। ये एक इंग्लिश में भी हम रिलीज़ करेंगे और एक हिंदी में भी हिंदी में भी नॉर्मल बातचीत को। तो ये पॉडकास्ट हमारा बेसिकली पहले हम हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है है ना। सर। सभी व्यूअर्स को कहीं ना कहीं एड्रेस करना हमारा टारगेट है। जी सर। तो पीपली आर्ट जो भारत में जैसे लोक शिल्प की एक बहुत ही पुरानी परंपरा रही है, हैंडीक्राफ्ट्स का बड़ा ही एक रिच ट्रेडिशन रहा है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, जी सर, तो ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं, तर्कशील चिंतन है, इन सबको अभिव्यक्त करने का जो सबसे सशक्त माध्यम बना वो माध्यम था कला। जी सर। और ये कला अलग अलग रूपों में अस्तित्व में आया। जैसे एक रूप तो कला का जो है वो गुफा चित्रकला है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बच्चे पढ़ते भी हैं। भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बने हैं, या फिर मिर्ज़ापुर से जो हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे बहुत सारी गुफा चित्र हैं। बट यहाँ पे हम एक हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं। जी सर। और यहाँ पीपली शब्द का मतलब ये है कि हम एक गांव की बात कर रहे हैं। अच्छा। पीपली गांव। ओके। और ये पीपली गांव जो है ये उड़ीसा में है। जी सर। उड़ीसा के जो दो महत्वपूर्ण शहर हैं, जिनमें एक है पुरी और दूसरा है भुवनेश्वर, तो दोनों ही शहरों से ये 40 किलोमीटर के रेडियस में है। जी सर। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट किलोमीटर्स, बट ये 40 किलोमीटर के रेडियस में है, दोनों ही शहरों से। और यहाँ का जो एक आर्ट है, जी सर, अगेन ये आर्ट हैंडीक्राफ्ट आर्ट एंड प्रोडक्ट की तरह है। और ये आर्ट जिसको पीपली आर्ट कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये भारत ही नहीं, विदेशों में भी कई मायने में महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्ट ये क्या है और ये आर्ट इवॉल्व कब हुआ, हमें इसी मुद्दे पे बात करनी है। तो जब हम पीपली आर्ट कहते हैं तो पीपली आर्ट ये बेसिकली एक तरह से डिवाइन थीम है। इसकी शुरुआत है ये 11th सेंचुरी में हुई थी, 11th सेंचुरी एडी में। जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो। जी सर। और 13th सेंचुरी एडी में आकर ये आर्ट, ये कला जो है, जगन्नाथपुरी यात्रा जो उड़ीसा में होती है, इससे जाके जुड़ गई थी। ये जगन्नाथपुरी से रिलेटेड है? हाँ, जगन्नाथपुरी जो कैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा जो जी है, सर। आपने सुना भी होगा इसके जी सर, बारे मैंने में। सुना है। और ये रथ यात्रा शायद अभी होने भी वाली है। ये रथ यात्रा होने वाली है जुलाई में। तो सर इस 7 पे जुलाई से एक 15 पॉडकास्ट जुलाई के बनना बीच में। बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। अभी तो फिलहाल हम रथ यात्रा पे बात करेंगे, क्योंकि जी सर। बिना उस रथ यात्रा को डिस्कस किए बेहतर ढंग से इस टॉपिक को समझना पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो उस पर हम बात करेंगे। बट एज फॉर योर सजेशंस, हम पूरी की रथ यात्रा पे एक अलग पॉडकास्ट वीडियो बना सकते हैं। सर जैसे हमने बोला कि ये एक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पे होने वाला है सीरीज़, तो अभी मुझे ये एक आइडिया भी आया है कि हम अगर आपने इंटरेस्ट लिया, आपने हमें अगर गाइड किया, तो हम ज़रूर बना सकते हैं एक पूरा सीरीज़ की। अब जैसे जगन्नाथ यात्रा की बात आ गई, और फिर उड़ीसा में एक पट्टचित्रा भी है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उड़ीसा में कलाएं हैं, मंदिर है, इन सब पे अलग अलग पॉडकास्ट वीडियो बनाए थैंक यू जा सर। सकते हैं। यस और सर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी सर। और सामान्य जागरूकता से भी जुड़ा हुआ है ये, और जी। परीक्षा की तैयारियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी सर। क्योंकि अब लोक कला, लोक शिल्प और लोक चित्रकला, लोक नृत्य, लोक संगीत, इस पे ज़्यादा फोकस है परीक्षाओं में भी। जी आमतौर पे सर। जो चीज़ जी मैं बदला सर। हुआ ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे पीपली आर्ट पे। जी सर। तो उड़ीसा के एक गांव में इसका ओरिजिन है, और वो गांव का नाम है पीपली। जी सर। और पीपली जो है ये हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में जाना जाता है उड़ीसा में। ओके ओके। हैंडीक्राफ्ट विलेज, ये भी एक बड़ी ही रोचक बात है कि पूरा का पूरा गांव जो है, इसकी पहचान हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में है। मतलब उनका, सर सॉरी हाँ टू जी, इंटरप्ट, जी। उनका पूरा इनकम ही इससे डिराइव होता है क्या? हाँ, ऐसा हम है? कह सकते हैं कि उस गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे ओके इम्पोर्टेंट ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जी। और ये जो पीपली है, पीपली आर्ट वर्क है बेसिकली। और इसके लिए उड़ीसा में एक बड़ा ही लोक प्रचलित शब्द है चंदुआ। चंदुआ। चंदुआ, चंदुआ कामो, पूरा शब्द है चंदुआ कामो। तो चंदुआ वर्ड जो है, एक और वर्ड शायद आपने सुना होगा इससे संबंधित, वो है एप्लिक वर्क, है एप्लिक ना। वर्क, यस तो सर, मैंने बेसिकली ये सुना है। चंदुआ जो है, हाँ हाँ। इसी वर्ड को हम एप्लिक के रूप में जानते हैं। सर तो एप्लिक होता क्या है? एप्लिक बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है। जी। ये एप्लिक वर्ड डेराइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से, हाँ। जिसका मतलब होता है टू वियर या टू टू वेयर। पुट ऑन। यस सर।
और यहाँ पे व्हाट टू वियर और व्हाट टू पुट ऑन, क्या वियर करना है या क्या पुट ऑन करना है, ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि जैसे ये क्लॉथ बेस्ड हैंडीक्राफ्ट है ना, कपड़े पर आधारित है, और इसमें एक बेस फैब्रिक होता है, बेस अच्छा। क्लॉथ होता है। हाँ। और फिर उसके बाद क्या होते हैं कि डिफरेंट पैचेस कट कर लिए जाते हैं डिफरेंट कलर्ड क्लॉथ्स के, जैसे ब्राइट रेड हो गया, येलो हाँ। हो गया, ग्रीन हो गया, हाँ। अलग अलग क्लॉथ के आपने डिफरेंट डिजाइन्स कट कर लिए। ये डिजाइन्स फ्लोरल मोटिव्स हो सकते हैं, फूल पत्तियों के डिजाइन हो सकते हैं, एनिमल मोटिव्स हो सकते हैं, जानवरों सर। के, या कई बार तो नैरेटिव थीम्स भी हो सकते हैं। अच्छा। और जब इसका ओरिजिन हुआ तब से लेकर अभी तक इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा थीम्स के हैं। कुछ कुछ इन्फ्लुएंस पट्टचित्र का भी इस पे दिखता है, अच्छा। तो उस पे भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये है कि चंदुआ का मतलब टू वियर या पुट ऑन। जी तो सर। व्हाट टू पुट ऑन, तो एक बेस लेयर क्लॉथ का लिया हम्म। और उस पे क्लॉथ के ही हम्म। डिफरेंट पैटर्न्स या डिजाइन्स हमने क्रिएट किए हम्म। और उनकी स्टिचिंग कर दी, उनकी सिलाई कर दी, है ना। जी हाँ। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस क्राफ्ट का जो डेकोरेटिव इफेक्ट क्रिएट करने का जो जरिया हो गया, वो हो गया सिलाई। सिलाई, कढ़ी, हाँ। या जो जरी का काम उस पे करते हैं, ये हो गया। तो बेसिकली ये सुपर इम्पोज्ड आर्ट है, जिसमें अलग अलग पैचेस, अलग अलग टुकड़े, अलग अलग रंगों के कपड़े लेके और उससे एक बड़ा ही खूबसूरत सा, कह सकते हैं कि एक आकर्षक डेकोरेटिव इफेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पीपली आर्ट। पीपली। आमतौर पे ये जो पीपली आर्ट है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसका एक्सप्रेशन है। जैसे एक तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है कि जैसे हम टेम्पल्स बनाते हैं, या मतलब ऐसे कैरियट्स बेस्ड टेम्पल्स बनाते हैं, जी। तो उस टेम्पल्स को कवर करने के लिए भी कैनोपीज आती हैं। अच्छा। तो शुरुआत तो इसकी वहीं से हुई थी। इसके अलावा झालर हो गया, और इसके अलावा छतरी बड़ा ही पॉपुलर है। इसके अलावा होम फर्निशिंग के भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो बनाए जाते हैं, और अब तो लाइफस्टाइल क्लॉथिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जा रही हैं इससे। साड़ी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जी। जो इससे बनाए जा रहे हैं। जी। तो इसी को हम कहते हैं पीपली आर्ट। पीपली आर्ट। हाँ, पीपली आर्ट इसे कहते हैं। पिलर्स हैं, सॉरी, पिलोज हैं, पिलोज। तकिए हैं, हाँ। बेड शीट्स हैं, हाँ। है ना। और एक और खास बात है, जैसे हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में आमतौर पे जो एक देखा गया है कि लोग अपने आराध्य से प्रेम करने लगते हैं, जिनकी वो पूजा उपासना करते हैं। जैसे मीरा बाई के टाइम से कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति थी, जी। वहां से ये चीज हम देखते चले आ रहे हैं। तो एक ट्रेडिशन आज भी है कि जैसे आपने घरों में देखा होगा, या शायद आप भी करती हो, कि लड्डू गोपाल हैं, उनमें जी आपकी सर। श्रद्धा है, तो आपने उनके लिए बेडशीट्स बना लिए, पिलोज बना लिए, है ना। जी सर। उस तरह की चीज हम देखते हैं हाँ। हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस में। ये आर्ट का इवोल्यूशन भी एग्जैक्टली वैसे जुड़ा हुआ है। जी सर। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा और पीपली आर्ट, ये दोनों एक दूसरे से इतने क्लोजली लिंक्ड है, और इसकी ओरिजिन जगन्नाथपुरी यात्रा से इतनी क्लोजली लिंक्ड है, इतने बेहतरीन तरीके से जुड़ी हुई है कि अलग करके देख ही नहीं सकते। तो जगन्नाथपुरी यात्रा को भी इस कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी होता है। यस सर, बिल्कुल। जब हम इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो अब जरा इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 11वीं सेंचुरी जी सर से रिकॉर्ड मिलता है कि पीपली गांव में ये पीपली हैंडीक्राफ्ट आइटम की शुरुआत हुई। शुरुआत इसकी डिवाइन थीम के रूप में हुई थी, और डिवाइन थीम के पीछे एक फोकलोर है, दंत कथा। किसी लोग प्रचलित क्षेत्र में जो कहानी आम लोगों के बीच में लोकप्रिय होती है, उसे ही दंत कथा कहते हैं। हालांकि हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी इन कथाओं की मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट फिर भी उन पॉपुलर दंत कथाओं के माध्यम से किसी घटना को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जी सर। तो ये दंत कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये दंत कथा क्या है कि पीपली गांव में एक विशेष जाति या समुदाय के लोग रहते थे जी। ये विशेष जाति या समुदाय जो है, इसके लिए एक विशेष शब्द था, वो था सूचिका। सूचिका। जी, सूचिका। और सूचिका समुदाय के लोग कढ़ाई, सिलाई, जरी बनाने का काम, ये सब कुछ करते थे। इसके लिए एक और शब्द आता है, साईपूती। साईपूती, ये ट्राइबल वर्ड है? नहीं, ये एक आम शब्द है ना। है। जैसे सूतकार और इस तरह के विभिन्न शब्द प्राचीन काल में प्रयोग किए जाते रहे। तो एक ऐसी कम्युनिटी थी। सर क्या एक बार फिर रिपीट करिए। सूचिका नहीं, जो दूसरा नाम, साईपूती। SI.PU.TI। साईपूती। तो इनका काम जो था, स्पेशलाइज्ड जो स्किल थी इनकी, जी सर, जो कह सकते हैं कि विशेषीकृत कौशल था, वो इसी क्षेत्र से संबंधित जी था। सर। तो उसमें एक हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन, एक शिल्पकार था, जो इसी सूचिका समुदाय से संबंधित था। तो कथा ये है कि एक बार उस सूचिका
समुदाय से जुड़े हुए शिल्पकार को दिल्ली के सुल्तान ने बुलाया। हम्म अब यहाँ पे मैं ये नहीं बता पाऊंगा कौन सा सुल्तान, हाँ क्योंकि दंत कथा है। फिर उसने बनाया, हम्म बुलाया, और हम्म उसे पता था कि ये लोग दस्तकारी, शिल्पकारी, कढ़ाई, सिलाई से बड़े ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम्म तो फिर उस सुल्तान ने कहा हम्म उस सूची का कारीगर से कि भाई मेरे लिए तुम पिलोस बनाओ। जी उसने पिलोस बनाए, हम्म तकिए बनाए, हम्म 2 खूबसूरत तकिए बनाए। हम्म और वो इतने खूबसूरत थे, कह सकते हैं कि जो आर्टिस्टिक स्किल और एक्सप्रेशन है, जी जो कलात्मक कौशल हम्म या उसकी जो अभिव्यक्ति है, हम्म मतलब इतने खूबसूरत थे, डेकोरेटिव पीसेस थे हम्म कि राजा हक्का बक्का रह गया हम्म उस तकिए को देख के, उसकी हम्म खूबसूरती को देख के। हम्म और सिर्फ राजा ही हक्का बक्का नहीं था, हम्म वो शिल्पकार भी हक्का बक्का था कि इतना बेहतरीन मैंने बना दिया। और इतना जब बेहतरीन बना दिया तो हाँ इसे तो मुझे लॉर्ड जगन्नाथ को, हम्म भगवान जगन्नाथ को अर्पित करना चाहिए। अच्छा ये थॉट उसके दिमाग में स्ट्राइक किया। हाँ और जब हम भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक भारत में जो धार्मिक परंपरा है उसमें शैवाइट और वैष्णवाइट की परंपरा चली आ जी रही सर है। यस सर साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अलवार्स और नैनार्स की नायनर्स भी डिबेट हाँ ऐसी ही है। तो ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। जी भगवान जगन्नाथ मीन्स वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए, हम्म और साथ ही साथ इनको कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, अच्छा कृष्ण भक्ति से भी जोड़ा जी जाता है। तो पीपली आर्ट में एक थीम, कृष्ण माइथोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी थीम्स होगी हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट होंगी। जी सर तो उसने सोचा कि भगवान जगन्नाथ को मैंने अर्पित किया हम्म होता। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊंगा, भगवान जगन्नाथ को अर्पित हम्म करूंगा। ये इच्छा उसने राजा के सामने भी जाहिर हम्म की। फिर वहां से वो वापस चला जाता है हम्म और राजा के पिलोस चोरी हो जाते हैं। हम्म 2 में से एक तकिया गायब हो जाता है, हम्म राजा परेशान। तो उसको ऐसा लगा कि कहीं उस शिल्पकार ने ही तो हम्म इस तकिए की चोरी नहीं कर ली। अच्छा तो फिर उसने शिल्पकार को हाँ बुलाया हम्म और कैद कर लिया। हम्म रात में उसके स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हम्म और उन्होंने राजा को बताया कि हम्म भाई जिस व्यक्ति को तुमने कैद किया है हम्म वो निर्दोष है, हम्म इसने तकिए की चोरी नहीं नहीं की की है। राजा का भ्रम टूटा, उसने उस कारीगर को जेल से छोड़ हम्म दिया। कारीगर वापस गया अपने गांव, हम्म पीपली गांव। हम्म और उसके बाद इस आर्ट को आगे और भी लोगों को सिखाने लगा। अच्छा लेकिन अब यहाँ से एक खास पर्पस जुड़ गया हम्म कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो हाँ अर्पित करेंगे। किसको अर्पित करेंगे? भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ अर्पित जी करेंगे। को यस तो यहाँ से ये आर्ट इवॉल्व हो रहा है हाँ डिवाइन आर्ट के रूप में। और ओके वैसे भी हिंदुस्तान के बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो टेम्पल आर्ट ही तो है। जी सर जैसे आप साउथ इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स को देख लो, बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य को देखो, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत को देखो, सब हम्म कहीं ना कहीं टेम्पल आर्ट से ही तो हाँ हाँ ओरिजिनेट हुआ है। हम्म तो फिर वो मतलब डिवाइन आर्ट के रूप में पॉपुलर होने लगा। और जो जगन्नाथ यात्रा है हम्म इसका मेंशन हमें 13th सेंचुरी में मिलता है। जी वैसे तो इसका मेंशन हमें पुराणों में भी मिलता है, जी बट 13th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इसका जिक्र किया है। जी तो हमने यहाँ पीपली आर्ट को ट्रेस किया 11th सेंचुरी में, हम्म और जगन्नाथ पूरी यात्रा को ट्रेस किया 13th 13 सेंचुरी में। सेंचुरी में जी अब इस पीरियड में हम्म उड़ीसा में जिन शासकों का शासन है वो है गजपति शासक। गजपति जी तो गजपति शासकों ने, हम्म गजपति शासक ने ये जो पीपली गांव में रहने वाली हम्म सूचिका जाति से जुड़े हुए लोग थे, हम्म इनको एक खास काम दिया। हम्म और वो खास काम क्या था? वो काम ये था कि जब वो पुरी की रथ यात्रा होती है, ये बड़ा ही मतलब जैसे क्लासिकल म्यूजिक और डांस आप पढ़ते हो ना, वैसे ही पुरी की रथ यात्रा भी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब एक बेहतरीन चीज़ है और बेहतरीन रथ यात्रा है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा इस पे डिस्कशन तो मैं ज़रूर करूंगा। सर बिल्कुल ठीक है, इस पे क्योंकि तो शायद यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो डाइवर्ट हो जाऊंगा जी इश्यूज से। सर जी बट सर हाँ, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जी तो सर एक इसको पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। हाँ उड़ीसा की वो जो रथ रथ यात्रा है, यात्रा पुरी की रथ जी यात्रा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमें डिटेल में बात ही करना है। ठीक है कोई सर हमारा शॉर्ट वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन है नहीं, ठीक है तो हम सर डिटेल्स में ही बात करेंगे। जी सर तो ये रथ यात्रा आमतौर पे हम्म इसका मतलब दिवस भी फिक्स होता है कि ये रथ यात्रा कब ऑर्गेनाइज करनी है, कब हाँ करनी है। हम्म वो तिथियां भी नियत हैं, उसमें भी आप फेरबदल नहीं कर नहीं कर सकते। सकते इसीलिए आपने बोला कि ये हाँ, क्लासिकल है बिल्कुल। जैसे आषाढ़ शुक्ल है, हाँ तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को ये यात्रा शुरू होगी और हाँ आषाढ़ शुक्ल दशमी को ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। ओके अब वो किस साल में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय किस हम्म डेट को पड़ता है, हम्म ये उस पे निर्भर करेगा। हम्म मतलब कैलेंडर के अनुसार जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, हम्म जनवरी फरवरी, हम्म ये वेरी कर सकता है, बट वो आषाढ़ शुक्ल द्वितीय और दशमी नहीं वेरी करेगा। जी जैसे सर लास्ट ईयर 2023 में हम्म आषाढ़ शुक्ल द्वितीय हम्म और आषाढ़ शुक्ल दशमी जी
द्वितीय 20th जून जी। और दशमी 28 जून, हम्म यानी 20 to 28 जून हम्म 2023 में पुरी की रथ यात्रा इस हम्म डेट में हुई थी, हम्म 20 से 28 जून के बीच हम्म में। तो 20 आषाढ़ शुक्ल द्वितीय था हम्म और 28 आषाढ़ शुक्ल हम्म दशमी है। हम्म अब जब 2024 में आते हैं हम्म तो ये होगा 7 जुलाई टू 15 जुलाई, जी। ठीक है। 7 जुलाई आषाढ़ शुक्ल द्वितीय और 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल दशमी। सो उधर ही बीच हमारा ये Exactly. पॉडकास्ट भी हो जाएगा। हाँ, तो उसमें मतलब टोटल मतलब जो ये यात्रा होती है कितने दिनों की होगी, हम्म कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे हम्म समाप्त होगी। हम्म जैसे वहाँ पे एक ग्रैंड एवेन्यू है हम्म ना, बड़ा धंधा हम्म कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ से ये गुंडीचा टेम्पल तक यात्रा जाती है, फिर जी वहाँ से जी जी। वापस जगन्नाथपुरी वापस आती है। वहाँ पे 7 डेज तक स्टे होता है इसका। हम्म तो टोटल यात्रा 9 दिनों की होती है और रथ बनाने की प्रक्रिया भी 42 दिनों तक चलती है और पूरा उत्सव का माहौल होता है वहाँ पे। हाँ तो ये सेलिब्रेशन सिर्फ 7 डेज या 9 डेज का नहीं है, ये सेलिब्रेशन पूरे के पूरे 2 मंथ्स का है। जी ये सर। बड़ी बात है हाँ कि एक स्टेट में पूरा का पूरा 2 साल लोग इस तरह की भक्ति आराधना और इस हम्म तरह के लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसमें रथ यात्रा में रथ पहले बनाया जाता है हम्म और ये सिर्फ भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं है, हम्म डिवाइन सिबलिंग्स हम्म भगवान जगन्नाथ, हम्म उनके भाई भगवान बलभद्र जी और उनकी बहन है सुभद्रा, जी। ये तीनों की यात्रा, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। सुभद्रा। अब यहाँ जो भगवान जगन्नाथ हैं, इनका रथ सबसे बड़ा होता है। यहाँ तक कि इसमें ये भी फिक्स है कि इसमें लकड़ियों के टुकड़े कितने लगेंगे और व्हील्स, चक्के कितने होंगे, वो भी फिक्स्ड है। सब फिक्स, एवरीथिंग इज फिक्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्लासिकल है, जी। ये रथ यात्रा अपने आप में ही क्लासिकल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम पीपली आर्ट पे जी बात कर जी रहे हैं जी तो हम सर। कैनोपीज पे बात करेंगे। जी जी सर। तो इन रथों को ढकने के लिए है ना डेकोरेटेड क्लॉथ्स जो पीपली आर्ट से बने होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो गजपति रूलर्स ने ये काम सूचिका जाति के लोगों को दिया कि अब आप वो डेकोरेटिव क्लॉथ से रथों को कवर करोगे। तो इसमें भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है, अगर आप उसको मतलब रथ के इमेजेस को देखेंगी तो आप पाएंगी कि ये रेड और येलो कलर का है। रेड एंड येलो। रेड एंड येलो। जो दूसरा भगवान है, भगवान बलभद्र, उनका रथ इनसे थोड़ा सा छोटा होगा और ये होगा रेड और ब्लू स्क्रीन कैनोपी। ओके। तीसरा सुभद्रा का रथ, हाँ देवी सुभद्रा, उनका जो रथ होगा वो होगा रेड एंड ब्लैक। जी। इस कलर रथ नहीं, कैनोपी हाँ बनेगी। हाँ हाँ। और जब वो कैनोपी बनाई जाएगी तो माना जाता है भगवान उसके अंदर साक्षात विराजमान है। तो उनकी उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब जो भक्त है वो ये मान के चलते हैं कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भगवान विराजमान है। तो उनके लिए अगर पंखे की जरूरत है, झालर की जरूरत है, जैसे कर्टेन्स हमने लगा रखे हैं जी। ऐसे कर्टेन्स, तकिए, बेडशीट, जितनी चीजें डेकोरेटिव आइटम्स हो सकती हैं उस रथ को सजाने के लिए, उस रथ को सजाने के लिए फर्निशिंग, होम फर्निशिंग आइटम से लेकर, है ना, और इसके अलावा हर चीज उसमें यूज होती है। तो कैनपीज जो ये बनाना शुरू किया, ये पीपली गांव के लोगों ने ही बनाना शुरू किया। अच्छा जी। तो इस तरह से इसकी ओरिजिन जो हो गई ना वो डिवाइन ओरिजिन हो जी गई जी। और पीपली आर्ट और जगन्नाथपुरी यात्रा इन दोनों से जुड़ गई। तो वो यात्रा कंटिन्यू है और उस यात्रा में जो साजो सामान लग रहा है, जो इस तरह जी के जी। मतलब कह सकते हैं कि जो डिफरेंट कलर्ड क्लॉथ्स, अलग अलग रंग के जो कपड़े हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सूचिका जाति के लोग दे रहे हैं और तब से ये परंपरा चली आई। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। जी। तो 11th सेंचुरी और 13th सेंचुरी आते आते जो हमारे पास जी रेफरेंसेस जी है जी सर। ये पूरी की रथ यात्रा से जुड़ जी गई। जी सर। तो ऐसे ही प्राचीन काल में इसका विकास होता है 11 to 13 सेंचुरी एडी। रथ यात्रा एक माध्यम बना सूचिका जाति के लोगों के लिए कि वो अपनी क्राफ्ट को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, रथ यात्रा बेसिक माध्यम बना। हाँ। कई बार धर्म के भी विभिन्न पक्षों पे डिबेट होती है। अच्छा। तो कई बार धर्म को लोग नकारात्मक अर्थों में भी लेते हैं, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म का एक बड़ा ही एक सकारात्मक सा आवरण भी है। हाँ। आप ये देखिए कि एक डोमेस्टिक नीड्स हाँ क्रिएट करने में रिलीजन का कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल है। जी। अब चूंकि आपका जो प्रश्न था वो ये था कि इतिहास में विकास कैसे हुआ पीपली आर्ट का, जी सर। तो सिर्फ डेफिनेशन से तो चीज़ें नहीं, नहीं। इसका आंसर नहीं क्लियर होगा। तो इतिहास में विकास के लिए तो ये हमने समझ लिया कि ये जो फेज है 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, तो अर्ली मेडिवल और मेडिवल फेज को एड्रेस कर रहा है जी। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के फेज को। अब इसमें एक डेवलपमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो मुगल काल में देखा गया। अच्छा। जैसे मुगल काल के पहले जो
कपड़ों पे सजावट का काम हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी और ये सारी चीज़ों का जो काम हो रहा है, उसमें हीरे जवाहरात यूज़ हो जा रहे हैं क्योंकि वो कॉस्टली हैं, और वो हीरे जवाहरात रथ में भगवान को अर्पित करने में यूज़ हो जा रहा है। लेकिन जब हम लोक प्रचलित कला के रूप में देखेंगे तो बार बार हीरे जवाहरात से नहीं उसकी मढ़ाई कर सकते, बिल्कुल। उसको बुन सकते। तो मुगल काल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो जी। डेवलपमेंट ये है कि उस समय मुगल बादशाह जहांगीर शासन कर रहा था। जहांगीर जी के जहांगीर जहांगीर एम्परर। मुझे लगता है कि 1605 से हाँ 1627 यही वो समय रहा है ना जहांगीर के शासन का, यस सर यस सर 1605 से 1627। जी और जहांगीर के टाइम में उसके बेटों में आपस में लड़ाई भी हो रही है, बिल्कुल यस और उसका एक बेटा है ना, तो वो जाता है और वो कंट्रोल करता है उड़ीसा के इस पार्टिकुलर रीजन में, ओके है ना। और फिर आगे वो रूलर भी बनता है शाहजहां के नाम शाहजहां से, जो 1627 से 58 तक जी शासन करता है। यानी ये क्षेत्र कंट्रोल में आता है मुगल्स के। हम्म और जब मुगल्स के कंट्रोल में आता है तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो है यहाँ जाके बसेगा, सेटल होगा नए तरीके से। जी तो यहाँ की डेमोग्राफी में एक चेंज भी आता है, हिंदूज के साथ साथ मुस्लिम्स भी आते हैं। जी और जब लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ रहेंगे तो एक सांस्कृतिक जुड़ाव तो होगा ही होगा, बिल्कुल है ना। सांस्कृतिक अंतरक्रिया होगी, कल्चरल इंटरेक्शन होगा, और उससे भी कला समृद्ध होती है। जी बिल्कुल तो जब हम इंडो इस्लामिक आर्ट कहते हैं तो उस इंडो इस्लामिक हारमोनियस आर्ट का एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हमें इस समय भी मिलता है। वो कैसे मिलता है कि जो मुस्लिम समुदाय वहाँ सेटल होते हैं जी तो उनको भी सिलाई कढ़ाई का काम पता है, और यहाँ के लोग एक पार्टिकुलर एक विशेष तरह की सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो इनको जो नॉलेज थी वो क्या था, जैसे कपड़े के लेयर पे हाँ शीशे के लेसेस लगा देना, या हाँ इस तरह के आता है ना, कई तरह के हाँ हाँ डिजाइन, जी स्टील सर वायर्स का काम होता है उस पे। तो ये सब नॉलेज इनको था, तो स्टील वायर्स, ग्लास वर्क, ये सब उस पे नया जुड़ जाएगा, नया फीचर जुड़ जाएगा। तो स्टील वायर्स, ग्लास वर्क, यानी अब वो डेकोरेट हो रहा है, उसको डेकोरेट करने के लिए केवल हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है जी आम आदमी को भी उस कला के बने हुए उत्पाद उतनी ही आसानी से मिलेंगे, और शायद उतने ही खूबसूरत मिलेंगे। तो मुगल काल में ये विकास होता है। हाँ फिर जब ब्रिटिश पीरियड आता है जी तो ब्रिटिश पीरियड में एक बड़ा ही सामान्य सा बदलाव यहाँ देखने को मिलता है, और ये बदलाव ये है कि परंपरागत रूप से कपड़े पे ही ये सारा का सारा मतलब कला, कपड़ा ही तो आधार है इसका, क्योंकि वो बिल्कुल बेस सर फैब्रिक और सुपर इम्पोज्ड पैचेस यही इसके बेस में है। तो फिर अब ब्रिटिश काल में पहले क्या करते थे लोग, परंपरागत रूप से कि कपड़ा खरीदते थे, कपड़े की रंगाई करते थे, अलग अलग रंगों से उसकी रंगाई करते थे, फिर उस पे कढ़ाई या सुपर इम्पोज्ड पैचेस लगाने का काम करते थे, पैबंद लगाने का काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी चीजें जुड़ बिल्कुल जाती हैं, जी सर कि अब अलग अलग कपड़े, रंग के कपड़े लोग खरीदने लगेंगे। अब वो कलर करने की ट्रेडिशन में बदलाव आ गया। इसका मतलब रॉ मटेरियल में डिफरेंट कलर्ड ऑफ क्लॉथ्स पहले से अवेलेबल है, और इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ कलर भी आ जाएगा। तो ब्रिटिश काल में भी ये कला समृद्ध होती है, और तब से लेकर अब तक ये कला बहुत ही समृद्ध हो चुकी है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं जी उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जी चुकी सर है, बहुत ज़्यादा विविधीकृत हो चुकी है। और इस तरह से हम पूरे मतलब इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को, ऐतिहासिक उद्भव को बिल्कुल देख और सर समझ सकते हैं। जी सौरभ सर आपने बहुत ही अच्छे से मुझे कहानी की तरह समझा दिया कि पीपली आर्ट होता क्या है। बुक्स में पढ़ा था, कभी पढ़ाई करते समय पढ़ा था कि पीपली आर्ट उड़ीसा को बिलोंग करता है, बट ये कितना पुराना क्राफ्ट है, आर्ट है, इसको पैट्रोनेज मिली है, हमारे रूलर्स ने दिया है। बट एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इतना हम बाहर निकलते हैं या किसी फेयर में जाते हैं, चलिए देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं गया होगा कि ये पीपली आर्ट है, तो मतलब इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। इतने सारे स्टूडेंट्स देखती हूँ मैं, अगर मैं आसपास की बात करूँ, कोई उड़ीसा को तो बिलोंग करता ही होगा, बट किसी ने कभी पीपली आर्ट या कोई बैग कभी कैरी नहीं करते हुए देखा। तो मतलब इतना पुराना आर्ट है, तो इसकी विजिबिलिटी कम है, लेकिन तो कुछ ना कुछ मेजर चैलेंजेस तो बहुत होंगे इनके, और जो इनके आर्टिसंस हैं उनको भी चैलेंजेस फेस करना होगा, करते होंगे वो। तो आप प्लीज़ इस पे प्रकाश डालिए कि क्यों ये इतना फेमस एंड इसकी विजिबिलिटी बढ़ नहीं पा रही है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है संजू, और
चूंकि हमने आर्ट के बारे में डिस्कस किया तो स्वाभाविक है कि हमें चैलेंजेस के बारे में भी जी बात सर, करना चाहिए। जी सर। और जो आपने कहा ये बात कही कि 11th सेंचुरी एडी और 13th सेंचुरी एडी से मतलब इसकी पॉपुलैरिटी को हम देख रहे जी हैं, सर। तो अभी भी क्या ये लोक प्रचलित शिल्पकला है हम्म। ना? यही आपका सवाल है जी सर। कि मतलब विजिबिलिटी इसकी बहुत ही कम हम्म। है ना? हम्म। या फिर मतलब हम आखिर क्यों नहीं इस चीज़ की विजिबिलिटी को समझ पा रहे हैं, या फिर क्यों नहीं विजिबल है? चैलेंजेस क्या हैं पीपली कलाकारों के सामने, ये बात शिल्पकारों के सामने, ये हमें समझनी है। तो देखिए अभी पिछले कुछ सालों में जैसे कि अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ को जी तो आप सर। पाएंगी कि भारत सरकार ने बहुत ही प्रयास किया है, खासतौर से शिल्पकला और इससे जुड़े हुए जो उद्यम हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। सरकार का बेहतरीन और सराहनीय कार्य रहा है शिल्प, और होना भी चाहिए, जी सर। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिल्प कलाएं हैं ये हमारे गांवों को समृद्ध कर रही बिल्कुल सर। है ना? तो समृद्ध गांव का सपना तभी साकार होगा जब शिल्प कला और इससे जुड़े हुए मतलब आर्थिक गतिविधियों को प्रश्रय दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने काम तो बहुत किया इसमें, जी सर। और उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चैलेंजेस में मैं जी एक एक सर। मुद्दों पे बात जी करूंगा, सर। वन बाय वन एक एक करके हम उन मुद्दों को समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आप जोग्राफिकल लोकेशंस को देखेंगे तो साइक्लोन्स जो चक्रवात बार बार आते हैं, जी। तो एक तो उसका असर पड़ना स्वाभाविक हाँ। है ना? अगर आप पे चक्रवात का प्रत्यक्ष असर नहीं है तो अप्रत्यक्ष असर तो हो ही सकता है, क्योंकि किसी भी तरह की इस तरह की प्राकृतिक आपदा एक निश्चित क्षेत्र को नहीं, एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि इनके भी जो इफेक्ट्स होते हैं वो मतलब फास्ट स्प्रेडिंग होते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया। तो एक तो चक्रवात का प्रकोप झेलता रहा है ये क्षेत्र लंबे समय से। और जो दूसरी बड़ी बात है चुनौतियों में, जो हाल फिलहाल की चुनौतियों से बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती पीपली शिल्पकारों के समक्ष उत्पन्न हुई कोविड काल में, कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम में। जी। क्योंकि कोविड के टाइम में आर्थिक गतिविधियां तो बंद थी ही थी, बिल्कुल। और मंदिर भी बंद थे, और ये मंदिर से रिलेटेड आर्ट है। और ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है बिल्कुल। ना? और इसमें मतलब थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लोग, हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो बिल्कुल। ऑब्वियस है भीड़ तो होगी, तो ऑब्वियस है कि इसका असर पड़ेगा। और अगर आप 1-1.5 साल के लिए भी कोविड से प्रभावित रह गए तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट केवल 1-1.5 साल तक नहीं है, लंबे समय तक है। जी। तो एक ये प्रभाव रहा है जी। कि कलाकारों की जीविका पे इसका असर पड़ा है। और मतलब महिला कलाकार जो है, मत सॉरी महिला शिल्पकार, माफ कीजिएगा, जी। महिला शिल्पकार बड़ी संख्या में पीपली कला के उत्पादों को प्रमोट करने में हिस्सा लेती है। क्योंकि देखिए इसमें आमतौर पे प्रोडक्ट्स क्या है इसको ध्यान से देखिए, तो प्रोडक्ट्स में एक तो लाइफस्टाइल क्लॉथिंग है, हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, उसमें अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। हाँ। लाइफस्टाइल क्लॉथिंग जो है वो लिमिटेड है, जस्ट मतलब नॉर्मल क्लॉथिंग, साड़ी और कुछ एक चीज़ों तक सीमित है। होम फर्निशिंग आइटम्स बहुत ज़्यादा है ना? और ये जो पीपली कला है और पट्ट चित्रकला है, दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। जैसे पट्ट चित्रकला आपने सुना होगा शायद, पट्ट चित्र जिसको कहते हैं, ये स्क्रॉल पेंटिंग है और क्लॉथ बेस्ड पेंटिंग है, स्क्रॉल पेंटिंग है। तो दोनों आर्ट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे उड़ीसा में एक रघुराजपुर नाम का गांव है, और वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज विलेज है। ओके, वो पूरा विलेज ही यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। और वो क्यों रिकॉग्नाइज है? तो वो पट्टचित्र के लिए रिकॉग्नाइज है। अच्छा। यहाँ पीपली आर्ट वर्क के लिए रिकॉग्नाइज है, और रघुराजपुर किस लिए रिकॉग्नाइज है? पट्टचित्र के लिए रिकॉग्नाइज है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। सर अभी पीपली आर्ट अभी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है? नहीं, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नहीं, जीआई टैग है जीआई हमारे पास, टैग है ना जी। बट वो जो रघुराजपुर विलेज है वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड ये है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड विलेज है जी। हेरिटेज विलेज है जी। अब दूसरा जो मुद्दा है इसका, जैसा कि हमने ये कहा कि चुनौतियां इनके सामने क्या है, तो देखिए चुनौतियां क्या है। आमतौर पे चुनौतियां ये हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों इस शिल्पकला से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी। और जो पुरुष हैं, पुरुष जब इस कार्य को करते हैं तो उनकी जो औसतन आय है वो 9,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच में है। अच्छा। लेकिन वही काम जब स्त्रियां कर रही हैं तो उनकी जो औसत आय है वो 5,000 रुपए है। अब आप ये बताइए कि ये
स्त्री और पुरुष के मध्य हम्म आय के स्तर में भेदभाव की समस्या है कि नहीं? बिल्कुल है सर, और ये तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सबसे होना बड़ी बात, चाहिए। है ना? हम्म और 5,000 रुपये प्रति माह अगर कोई इस शिल्प कला से कमा ले रहा है तो ये बड़ा ही अपर्याप्त है। बिल्कुल सर। तो एक तो समस्या यही है, हम्म अपर्याप्त मजदूरी की समस्या। हम्म जो इनको वेजेस मिल रहे हैं ये हम्म पर्याप्त नहीं है। जी। तो एक सबसे बड़ी समस्या से हम्म जो हम जूझ रहे हैं हम्म वो ये है। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि उड़ीसा में टेक्सटाइल मिल्स जो जिनको राज्य ऑपरेट करते थे, स्टेट ऑपरेटेड हाँ थे, हाँ। इन टेक्सटाइल मिल्स का बंद हो जाना, अच्छा। इसने एक नई चुनौती खड़ी कर दी पीपली कलाकारों के सामने। और वो चुनौती थी कि अब इनको क्लॉथ, जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि क्लॉथ बेस्ड आर्ट है ये भी, बिल्कुल। तो अब इनको रॉ मटेरियल सूरत से मंगवाना पड़ा। अच्छा। उसमें जो धागे और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कलकत्ता से इनको इंपोर्ट करना पड़ा, है ना? तो पहले जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती थी अब उसकी आसान उपलब्धता के संकट की समस्या हो गई। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया इस चुनौती से निपटने के लिए। सरकार ने बहुत कुछ किया है। सरकार ने हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी बनाया है। जो स्टेट का है, स्टेट हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट बनाया है। सरकार ने रॉ मटेरियल बैंक भी खोला है। अच्छा। हाँ, जिससे कि जो पीपली शिल्पकार है इनको आसानी से रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल उपलब्ध हो जाए। हाँ। लेकिन इनकी जो समस्या क्या है, आमतौर पे ग्राउंड लेवल पे जो एक पीपली कलाकार है उसकी समस्या क्या है, तो उनका ये कहना है कि ये स्टेट ओन डिपार्टमेंट्स और ये सारी फैसिलिटीज हैं, बिल्कुल, बट ये पूरा का पूरा कला आधारित है विभिन्न रंगों के कपड़ों की उपलब्धता से। अच्छा। और ये जो स्टेट ऑपरेटेड जो भी बैंक्स और ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे जितनी डाइवर्सिफाइड कलर के उनको कपड़े चाहिए उतने उपलब्ध नहीं हो पाते। मतलब रेंजेस जो है ना प्रोडक्ट के जो है उतना नहीं रखे गए मिल वो पा रहा लिमिटेड जी। है ना, जो शायद इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो एक तो ये समस्या है। तो मुझे लग रहा है 2-3 समस्याओं को तो आपने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल समझा। सर। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जीएसटी आने के बाद, है ना, कई बार जो छोटे पीपली शिल्पकार हैं तो उनको ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लगता है। और दूसरी जी। चीज उनको ये लगता है, आमतौर पे कुछ लोगों की ये राय है, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया तो पता जी चला सर। कि जो जीएसटी है जी यहाँ जो सर। क्लॉथ्स पे यूज हो रहा है वो जी सर। शायद 5%, और जो इसमें स्टील वायर और दूसरे एसेसरीज यूज हो रहे हैं उन पे 12% है। जी सर। तो इससे उनका कहना है कि हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। बिल्कुल है, यस सर। और उनका ये भी कहना है कि इससे सेल्स भी ड्रॉप हुए हैं। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा और रेशनल तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि कुछ हम इसमें सुधार करके और क्या हम पीपली शिल्पकारों को थोड़ी बहुत और राहत दे दे सकते हैं। सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पीपली इतना इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी अभी पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर के रूप में ये डेवलप नहीं नहीं हुआ हो है। पाया। जैसे मैंने कहा भुवनेश्वर और पुरी दोनों से कनेक्ट होता है, हाँ 40 किलोमीटर रेडियस में है। बिल्कुल। तो कोई भी सेंटर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर के रूप में तब डेवलप हो पाएगा जब उसके लिए राज्य स्तर पे प्रयास किए जाएंगे, बिल्कुल विशेष सर। प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल सर। तो थोड़े बहुत प्रयास हुए हैं बट मुझे लगता है कि अभी उसमें और भी ज़्यादा मतलब प्रयास करने की गुंजाइश है है। अभी। और बिल्कुल सर। अगली जो चुनौती है जो बड़ी ही मतलब महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा तकनीकी रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पीपली शिल्प कला है, इस शिल्प कला की उत्पादन प्रक्रिया में, है ना, कई लेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेयर तो हो गया जो मतलब कारगर शिल्पकार है जो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, है ना। और एक जो दूसरा समूह है वो डीलर्स का है ना, जिन्होंने काम फर्दर एलोकेट कर दिया, आपको रॉ मटेरियल्स घर पे ले जाके प्रोवाइड करवा जी। दिए, और जो भी चीज़ें कपड़े वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो सब आपको प्रोवाइड करा दिया, और वो आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं और फर्दर वो आगे ले जाके बेच दे रहे हैं, है ना। तो जी। एक डीलर्स भी है। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। जैसा मैंने कहा कि राज्य ने भी बहुत प्रयास किया है कला को प्रोत्साहित करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं। आमतौर पे जो शिल्पकार है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़ना चाहेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़ के उसके साथ काम करके वो ज़्यादा सेफ महसूस करता है ना। अब इसमें प्रॉब्लम और चैलेंजेस सबके सामने है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शिल्पकारों की आमतौर पे एक शिकायत है कि यहाँ भी काम करते हुए कहीं ना कहीं एक बेहतर समन्वय या कोऑर्डिनेशन जो कह सकते हैं उसकी चुनौती है। दूसरी चीज
डीलर्स की भी शिकायत है। हम्म डीलर्स की ये शिकायत है कि कई बार जो मूल कारीगर हैं वो ये शिकायत करते हैं कि डीलर्स की तरफ से हम्म हमें पैसे देने में दिक्कत आ रही है, या हम्म डिले कर रहे हैं, या वो हम्म फिर मतलब वाजिब पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हम्म हमारी कला का वाजिब मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। हम्म तो इसके पीछे डीलर्स का अपना तर्क है। हम्म उनका ये कहना है कि हमारे पास ऑर्डर ही रेगुलर नहीं आ रहे हैं। अच्छा जब मांग नहीं बाजार में सृजित हम्म होगी हम्म तो फिर हम उस ऑर्डर को आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल दूसरी चीज, हम्म जो ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं और जो ऑर्डर हम आगे प्रेषित कर दे रहे हैं, हम्म भेज दे रहे हैं, हम्म तो उसका पेमेंट हमें टाइम से नहीं मिल पा रहा है। अच्छा वो बड़ा ही अनियमित है। बिल्कुल और कई बार बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं हम्म जो ऑर्डर्स तो प्लेस कर देते हैं, हम्म लेकिन बाद में उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा एक डीलर जो है, हम्म जो इस पिपली शिल्प कला से जुड़ा हुआ है, हम्म वो उलझ जाता है। और अगर ये बिल्कुल ऑर्डर बड़ा है, जी सर कंसाइनमेंट बड़ा है, हम्म और इस तरह की कुछ चीज़ हो गई दो चार हम्म बार, हम्म तो फिर तो उसके रोजगार के सामने भी संकट बिल्कुल सर हाँ खड़ा हो जाएगा, है हम्म ना। तो ये भी एक चुनौती है। जी लेकिन जो मुझे लगता है, हम्म इन सब चुनौतियों के मूल में हम्म एक खास बात है, हम्म और वो क्या है? डिमांड, जी मांग। जी अगर मांग ज्यादा सृजित हो हम्म तो ऑब्वियस है सप्लाई साइड अपने आप क्या हो जाएगा? जी इम्प्रूव हो जाएगा। हम्म सप्लाई चेन भी दुरुस्त हो जाएगा। हम्म मांग ज़्यादा सृजित हो तो वो हम्म सेंटर एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में और बेहतर ढंग से हम्म इवॉल्व भी होगा, हम्म है ना। तो अभी चुनौती बहुत ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में भी बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, बिल्कुल सर और इंडिया में भी बहुत सारी बिल्कुल कंपटीशन सर है। और ये कला जो है बेसिकली मूल रूप से हस्तशिल्प कला है। इसमें स्टिचिंग और इन सब का जो काम होता है ना, वो हाथ से होता है। जी मशीन बेस्ड वर्क भी है, ऐसा नहीं है कि हम कह हाँ सकते हैं कि कम्प्लीटली मशीन बेस्ड, और हम्म कम्प्लीटली मशीन बेस्ड वर्क भी है, बट ज़्यादातर हाथ की हाथ कढ़ाई का जी काम है। यानी कि अगर एक शिल्पकार 7 से 8 घंटे देगा तो शायद कोई एक प्रोडक्ट बना पाएगा। बिल्कुल तो दिन भर की मजदूरी तो लेगा ही ना, बिल्कुल प्लस वो जो रॉ मटेरियल यूज़ किया उसका कॉस्ट भी लेगा। कॉस्ट भी चाहिए तो इसका कॉस्ट क्या होगा? कंपेरेटिवली हाई हाई होगा। होगा और जो मशीन मेड गुड्स जो फैक्ट्रीज में जिनका उत्पादन हो रहा है, हो सकता है कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, है ना। उनका कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या होगा? कम कम होगा। होगा और यहाँ पे जो कंज्यूमर है, हम्म मेरी और आपकी तरह जो भी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है? चीपर गुड्स, एंड क्वालिटी क्वालिटी, और सबसे बड़ी चीज कंज्यूमर के दिमाग में कहीं ना कहीं एक ब्रांड, बिल्कुल ब्रांड एक वैल्यू की बात करते हैं ब्रांड हम हाँ ब्रांड वैल्यू, और ब्रांड से जैसे एक ये एक बीमारी भी है मेरे जी हिसाब से, हाँ सर है ना। कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ जहन में बैठ चुकी है कि अगर बहुत महंगा है तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल है ना। बहुत महंगा ब्रांड है तो बहुत अच्छा होगा, जबकि हाँ आमतौर पे इस चीज़ को हम हमेशा मतलब सच सही नहीं मान सकते। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़ी सस्ती भी हों और क्वालिटेटिवली भी गुड हों। तो एक कंज्यूमर प्रेफरेंस और टेस्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। जी तो ये चीज़ें हैं। और जो एक कह सकते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के लिए भी बहुत सारा काम किया है, बट फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। नहीं है अगर आप पीपली आर्ट से रिलेटेड कुछ जानना जी चाहो और यूट्यूब पे वीडियोज सर्च करोगे, तो यहाँ आपको इंडिविजुअल यूट्यूबर्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उन्होंने घूम घूम के पीपली आर्ट पे वीडियो बनाया है। हाँ तो एक तरह से पीपली आर्ट को लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों का हो गया जो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिविजुअल यूट्यूब जी जी मेकर्स जी हैं, बिल्कुल और उनको स्टेट से कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल नहीं पा नहीं रही है। बिल्कुल लेकिन वो पीपली आर्ट को क्या कर रहे हैं? प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं हाँ तो बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन मानता हूँ बिल्कुल सर ऐसे यूट्यूबर्स का, बिल्कुल जो सर भारतीय कला, शिल्प कला, वो जाके बात कर रहे हैं, हमारे हम्म सामने चीज़ों को ला रहे हैं। हम्म तो गवर्नमेंट को इसमें समझना होगा कि हम्म गवर्नमेंट को ब्रांडिंग पे फोकस करना होगा, और इसका एक ही बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हम्म वो है 3D। एंड व्हाट इज 3D? डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। बिल्कुल जितना ज़्यादा फोकस एडवर्टाइजिंग पे होगा, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की टेस्ट में, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में बदलाव आएगा, बिल्कुल और ये बदलाव बड़ा ही हेल्पफुल होगा। जी सर तो ये एक बड़ी चुनौती है। हम्म और कई बार ये जो शिल्पकार हैं दलालों के नेटवर्क में भी आ जाते हैं। बिल्कुल तो ये चुनौतियां हैं बहुत चुनौतियाँ पीपली शिल्पकारों के समक्ष। जी सर और मुझे लगता है कि शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँ। बिल्कुल सर मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आ गया कि हमारे जो आर्टिसंस हैं शिल्पकार हैं जी। बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जबकि कितना पुराना ट्रेडिशन है फिर भी
पॉपुलर कैंपेनिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम जैसे कंज्यूमर्स को भी अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं हम उनको भी यूज़ करें, तभी जाके उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। सर, अब इतने चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिया, आपने इतने अच्छे से समझा दिया है, तो इनको एड्रेस किए कैसे किया जा रहा है और कैसे और कर सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा हमें लाइट डालिए। एक्चुअली इसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। राज्य सरकार के स्तर पे भी की गई है हम्म। और केंद्र सरकार के स्तर जी। पे भी की गई है। जी। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, हम्म। तो जो भी उपाय हैं, जो हम्म। भी समाधान पक्ष है, वो समस्या से ही जुड़ा होता है। हम्म। तो मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी समस्या थी कच्चे माल के उपलब्धता की समस्या, जी। जी। क्योंकि जो स्टेट रन मिल्स थे वो हम्म। बंद हो गए। हम्म। तो थोड़ी डिपेंडेंसी शिल्पकारों की बढ़ गई। बढ़ गई। कलकत्ता, सूरत, हाँ हाँ। बिहार, एमपी और राजस्थान से भी कुछ चीज़ों को ये इंपोर्ट करते हैं, गुजरात जी। से इंपोर्ट करते हैं। जी। तो ये एक बड़ी चुनौती आई। जी। तो एक जो सॉल्यूशन ये है वो ये है कि ये जो कच्चे माल हैं जी। इनकी उपलब्धता को थोड़ा और आसान बना दें, हम्म। और जो स्टेट रन जो मतलब इनके बैंक्स हैं जी। जी। जहाँ जी। पे रॉ जी। मटेरियल्स अवेलेबल जी। होते हैं, समस्या क्या है कि हम्म। डाइवर्सिफाइड नहीं है, हम्म। कलर उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितने हमें हम्म। चाहिए, हम्म। तो वो अवेलेबल करा दें। तो हम्म। ये समस्या तो आसानी से दूर हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है ना कि पीपली में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो प्रयास किया जाना चाहिए। हम्म। इससे भी कहीं ना कहीं पीपली का एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। जैसे बनेगा। रघुराजपुर है, जी। पट्टचित्र के लिए जाना जी। जाता है, जी। बट मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत ही पॉपुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हम्म। पॉपुलर सेट ऑफ, बट हमें जानना चाहिए बिल्कुल क्योंकि सर। हेरिटेज विलेज है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सॉल्यूशन पक्ष में हम जाएंगे तो जैसा मैंने कहा कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और वो बदलने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय जो हम कर सकते हैं जी। वो ये है कि थोड़ा सा और आगे बढ़कर जी। प्रोग्रेसिव होकर कुछ चीज़ों पे काम करना। जी। और वो क्या हो सकता है, तो एक मुद्दा तो ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल क्लॉथिंग में बिल्कुल। हम इसको और भी ज़्यादा क्या कर दें, डाइवर्सिफाई कर दें। बिल्कुल। जैसे स्कर्ट्स हो गए, कुर्ते हम्म। हो गए। जैसे हम्म। आपने ये वीडियो बनाने की बात की जी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कुर्ता पहन के चलूँ जी। और मैं स्ट्रॉल एक यूज़ करूँ जो जी। पीपली आर्ट का बना हुआ जी। हो। एंड आई सर्च्ड द सेम ऑन अमेजन, जी। बट अमेजन पे मुझे मिला क्या, जगन्नाथ, गॉड जगन्नाथ का एक मतलब हाँ। वॉल हैंगिंग, हाँ। एक दो और वॉल हैंगिंग्स हम्म। मिले, एक हम्म। पिलो मिला जो हम्म। डेकोर आइटम था, हम्म। और स्टॉल मुझे मिला नहीं। वही ना, अवेलेबल तो मेरा नहीं ये है। कहना है कि हाँ। जैसे एज ए कंज्यूमर हम्म। मेरे दिमाग में थॉट आया हम्म। कि भाई मेरे को पीपली आर्ट बना हुआ एक कुर्ता चाहिए या एक हम्म। स्टॉल चाहिए, हम्म। और वो मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाए। जी। अमेजन पे मैंने सर्च किया, मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाए। हम्म। फ्लिपकार्ट पे मैं सर्च किया हम्म। तो मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाए। हम्म। तो ये एक बड़ी बात होगी, हम्म। है ना। तो ये हमें समझना होगा कि कंज्यूमर के दिमाग में क्या आ रहा है, हम्म। वो इसके इजीली अवेलेबल हो, दूसरी हम्म। चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव हो। जी। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है जी। जिसको करने की ज़रूरत है। हाँ। तो हम ये कर सकते हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ी सकारात्मक भूमिका जो निभा हम्म। सकता है वो है हम्म। एग्जीबिशंस। हम्म। कि भाई गवर्नमेंट, हालांकि एग्जीबिशंस में गवर्नमेंट हम्म। ने काफ़ी प्रमोट किया है इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा और बेहतर किया जा हम्म। सकता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी शिल्पकार हैं इससे हम्म। संबंधित, हम्म। उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल कराए हम्म। कि अलग अलग एग्जीबिशंस में वो हम्म। अपने प्रोडक्ट को रखें। और हम्म। ऐसा हो भी रहा है। हम्म। मेरा बस कहना ये है कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, जी। क्योंकि वो बिल्कुल। सारे प्रयास हो रहे हैं। जी। जो समाधान आपके दिमाग में आएगा, सरकार प्रयासरत है। हाँ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने अनदेखी कर दी जी। है इन चीज़ों की, हम्म। बिल्कुल नहीं, ये कहना गलत होगा। हम्म। दूसरी तरफ क्या है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं बिल्कुल। वहाँ पे भी इन शिल्पकारों को भेजा जाए, जी। और राज्य सरकार अपने खर्चे से बेच सकती हम्म। है ना। हम्म। तो इस तरह से भी इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। हम्म। और पीपली में गवर्नमेंट ने, हालांकि गवर्नमेंट के फिर भी शॉप्स हैं, लेकिन फिर भी इसको प्रमोट करने के लिए थोड़ा और काम किया जा सकता है। हम्म। जैसे टूरिस्ट के स्टे को फैसिलिटेट करें, बिल्कुल। टूरिस्ट अपनी कार को इजीली पार्क कर सके, हम्म। है ना। थोड़े से कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स बना दें, बिल्कुल। तो ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़, एक जो समस्या थी वो उनके वेतन से जुड़ी हुई थी हाँ। कि वो अपर्याप्त था। तो हम्म। उसको पर्याप्त करने के लिए सरकार अगर कुछ नीतिगत स्तर पे प्रयास कर सकती है हम्म। तो ये एक बेहतर समाधान हो सकता है। और जी। सबसे बड़ी बात है कि जब तक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हम्म। उत्पादन की प्रक्रिया हम्म। और मार्केटिंग जी। दोनों को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल। तब यस। तक कोई समाधान, बेहतर समाधान नहीं होगा। निकलेगा नहीं। हाँ। तो ये जो है स्ट्रीमलाइनिंग, हम्म।
दीज टू थिंग्स, हम्म दोनों चीज़ों को, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग, हम्म ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता जी है। सर। डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। और अच्छा। डुप्लीकेसी ऐसा नहीं कि कोई मतलब प्रोडक्ट की हम्म डुप्लीकेसी है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो उसमें ग्लास वर्क होता है या हम्म स्टील वायर्स का काम हम्म होता है, तो कई बार ये कलाकार बाहर से, इसको शिल्पकार बाहर से मंगवाते हैं, हम्म तो वो स्टील वायर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। हम्म तो क्वालिटी नहीं होने की वजह से क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा या फेड हो बिल्कुल जाएगा जल्दी। जी सर। अब मान लीजिए कि बनाने में एफर्ट तो वही लग रहा है, हम्म 8 से 10 घंटे का एफर्ट है एक प्रोडक्ट बनाने में, हम्म और ऑब्वियस है कि आप उसको महंगा खरीदोगे, है ना। बिल्कुल। और जब आप खरीदते हो हम्म और 10 दिन बाद 20 दिन बाद उसका स्टील वायर्स कहीं ना कहीं रस्ट कर रहा है हाँ। या ग्लासेस फेडेड हो रहे हैं, तो हम्म आपका विश्वास कम होगा उस प्रोडक्ट पे और बिल्कुल दोबारा शायद आप नहीं नहीं खरीदोगे, खरीदेंगे। क्योंकि आपने मार्केट में कंपैरेटिवली जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा पे किया है इस प्रोडक्ट बिल्कुल। के लिए है। यस सर। तो वहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी कंट्रोल हम्म मैकेनिज्म को बेहतर बनाने की हम्म ज़रूरत है, हम्म कि जैसे हम पे कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिले हम्म ये क्वालिटेटिवली भी क्या हो, हम्म बेहतर हो। हम्म तो एक तो ये किया जा सकता है। हम्म हालांकि ऑलरेडी मैंने कहा कि ये इस जोग्राफिकल इंडिकेशन है, डिज़ाइन इसका रजिस्टर्ड है, तो हम्म डुप्लीकेसी को थोड़ा बहुत कम किया जा किया जा सकता सकता है। है। और ज़्यादा थोड़ा रिसर्च डेवलपमेंट करें और इसको बेहतर बनाएं, तो मुझे जी। लगता है कि ये एक बड़ा ही प्रभावी कदम होगा। हम्म क्योंकि शिल्प कला, हम्म जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे, जी। तो आपने एक उसमें मुद्दा पढ़ा होगा कि उन्होंने भारत में शिल्प कलाओं को, हाँ हस्तशिल्प कलाओं को हाँ। डिस्ट्रॉय कर दिया, यस सर, बर्बाद इंडियन कर दिया। हैंडीक्राफ्ट्स ने डिक्लाइन एग्जैक्टली। फेमस फेस किया था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था, हम्म हस्तशिल्प कला हाँ इंडिया में, औपनिवेशिक भारत में, जी। ये भारत में हम्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड को क्रिएट करता था। हम्म और उस समय ये लग्जरी गुड्स, जैसे राजा महाराजा और जो ये लोग थे, हाँ वो भी इसको परचेस करते थे और हाँ। शिल्पकारों को बहुत अच्छा मूल्य भी देते थे। हम्म जैसे मैंने जो कहानी बताई, हम्म दंत कथा बताई, वो बादशाह पे ही जाके जी रुकती जी है ना, जी सुल्तान पे जाके रुकती है। तो मूल्य भी बहुत अच्छा देते थे, बिल्कुल। और भाई इनकी मतलब आय का स्तर भी काफ़ी अच्छा था, हम्म और आम जन से जुड़े भी प्रोडक्ट थे। तो ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश की, हम्म कि जो ब्रिटिश संस्कृति से जुड़े हुए जो हस्तशिल्प या जो भी कला है, हम्म उसको हम आपके बाजार में भर दें, हम्म है ना। हम्म और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हम्म वो मार्केट से ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल तो ये पूरी की पूरी एक जो प्रक्रिया है, हमें भी समझने की ज़रूरत है। जी। ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ हम बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सर। और मतलब हम सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। कोई चीज़ हमें 1000 की मिल रही है, कोई चीज़ हमें 1200 रुपये की मिल रही है, तो हम प्रेफर करते हैं 1000। बिल्कुल बट एट द कॉस्ट हम 200 ज़्यादा दे के अगर भारत के गाँवों को समृद्ध कर पा रहे हैं, भारत के एक गरीब शिल्पकार के जीवन में कुछ बदलाव ला पा रहे बिल्कुल हैं, सर। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 और 3000 के प्रोडक्ट में से मुझे 3000 का चूज़ करना चाहिए, नहीं। बट अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, हम्म तो हम इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, घर में होम फर्निशिंग, सजावट से जुड़े बिल्कुल। हुए सामान होते हैं, जैसे कर्टेंस होते हैं, पर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खरीद सकते हैं। कुछ बिल्कुल स्पेशल ओकेज़न है तो वुमेन साड़ीज़ वियर कर सकती हैं। बिल्कुल और अब तो जैसे ट्राइफेड और जो ट्राइब्स इंडिया करके शॉप्स हैं, अब ऐसा जी। नहीं है कि अगर हमें उड़ीसा का मतलब ये पीपली आर्ट से बना हुआ कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीपली। उड़ीसा बिल्कुल हम यहाँ खरीद सकते हैं, राजीव चौक आसानी बिल्कुल। से जाके अवेलेबल अच्छा। है। बट प्रॉब्लम आता है कॉस्ट पार्ट, कॉस्टली बहुत होता है, तो एक आम आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा मतलब दोनों चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। हम्म तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समाधान हम्म मिल सकेगा, और इससे पीपली शिल्पकारों की चुनौतियों को भी काफ़ी हद तक कम बिल्कुल किया जा सर सकता है। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। जैसे आपने हमें प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस सब कुछ अच्छे से समझा दिया किसी पीपली आर्ट के बारे में, और मैं ये कहूँगी जो हमारे व्यूअर्स समझ पाए हैं, अब वो ये भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी हेरिटेज को जैसे उन्होंने जाना तो उसकी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस भी देख लें। अब मुझे ये आपसे जानना है कि पीपली आर्ट को लेके क्या स्कोप है, कंटेम्प्रेरी ब्रांड्स में उनको इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि गुड अर्थ हो गया, अनोखी हो गया, बैलेंसियागा हो गया, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू ब्रांड है। तो इस पे प्लीज़ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम हम्म 1990 से ही हो रहा है। हम्म NIFT का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन हाँ टेक्नोलॉजी, और ओके। बहुत सारे मॉडर्न डिज़ाइनर्स है जो इस पे काम कर रहे हैं। हम्म तो यहाँ भी हम्म ऐसा नहीं है कि एरिया बिल्कुल मतलब हम्म ब्लैंक है, हम्म इम्पॉर्टेंट काम हो रहे हैं इसमें। हम्म लेकिन
जो आपने बात कही कि जो हाई वैल्यूड ब्रांड्स हैं, है ना, जैसे कौन कौन से ब्रांड्स की आपने बात करी? अनोखी, एक गुड अनोखी, गुड एक अर्थ, गुड अर्थ, हाँ गुड अर्थ भी तो मैं, फैब इंडिया फैब तो इंडिया, बहुत बिल्कुल पॉपुलर है। जी। ठीक है, और बस एक, सर वही कॉस्ट की बात हाँ आती है। बट जैसे एक और आपने कोई ब्रांड का नाम बताया था, बैलेंसियागा, ये तो मैंने सुना ही नहीं, सर है ये एक ना? स्पेनिश ब्रांड है अच्छा अच्छा, एंड ये वही 1919 में बना ठीक था। है, ये काफ़ी महंगा ब्रांड है बिल्कुल, लगभग। और ये भी वैसे ही था कि जैसे आपने पीपली के बारे में समझाया कि ये रॉयल्स पहनते थे, रॉयल्स के लिए ओके, बनता था, और ये भी उनका यही था कि रॉयल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के लिए बनता तो था ये। मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना। मैं वैसे भी गरीब टीचर हूँ इस इंडस्ट्री का। सर तो मेरा ये कहना है कि जी, ये एक अच्छा सजेशन है। हाँ, जब हाई एंड ब्रांड्स के साथ हम इन चीज़ को एसोसिएट करते हुँ, हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि चूंकि हैंडीक्राफ्ट है हुँ, और हाथ का काम इसमें ज़्यादा है, हुँ, तो हाई वैल्यू तो पहले ही हो जा रहा हुँ, है ना? हुँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी ब्रांड के रूप में इसकी अगर आइडेंटिटी को हम इस्टेब्लिश कर दें, हुँ, तो ऐसा करके हम ग्लोबल मार्केट्स को टैप कर सकते हैं हुँ, एक ब्रांड प्रमोशन के बिल्कुल, द्वारा। और मतलब इसके लिए मुझे लगता है कि मतलब पैरेलल, समानांतर तरीके से दो तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जो पहले भी मैंने बोला जी, कि हाई एंड ब्रांड्स के साथ तो जोड़ना ही जोड़ना है, हुँ, लेकिन इसके साथ ही साथ इसको पॉपुलर आर्ट के रूप में भी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और हमें कोशिश ऐसी करनी है कि जो पीपली आर्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, हुँ, वो इतने अफोर्डेबल हों कि हुँ, हिंदुस्तान का आम आदमी भी उसको हुँ, खरीद सके। हुँ, क्योंकि कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, हमारा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इतना समृद्ध है, हुँ, और यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है हाँ, कि वो पीपली जैसे ब्रांड को आसमान पे पहुंचा दे। जी, शायद इन ग्लोबल ब्रांड्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ग्लोबल ब्रांड्स तो ग्लोबल मार्केट को टैप करने के लिए हुँ, लोकल डिमांड्स को जनरेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल, भी फिर बात वही आती है हुँ, कि दो स्ट्रीम में काम करना होगा। एक, लाइफस्टाइल क्लॉथिंग में जाना होगा, बिल्कुल, और यहाँ प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा, जी, क्वालिटी पे फोकस करना जी, होगा, और थोड़ा सा प्राइस जो है वो उसको कम्पिटिटिव बनाना बिल्कुल, होगा। और दूसरी चीज़, होम फर्निशिंग। बिल्कुल, हालांकि होम फर्निशिंग से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, बट वहाँ पे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। जी, तो जो बिल्कुल, फॉर्मूला है वो यही है, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना, हुँ, कॉस्ट को ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाना, हुँ, और जो उसकी क्वालिटेटिवनेस है, गुणवत्ता है, उसको बेहतर बना देना। बिल्कुल, तो ऐसे हम इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। जी, अभी फिलहाल ये अलग अलग देशों में पीपली आर्ट के बने हुए उत्पादों की पहुंच है। हुँ, अभी अच्छा, वर्तमान में, जी, 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 जैसे यूएस एक हाँ, अच्छा मार्केट है, हुँ, यूके है, फ्रांस है, हुँ, ऑस्ट्रेलिया है, हुँ, सिंगापुर है। हुँ, हुँ, इन सब कंट्रीज में, कनाडा हुँ, और हुँ, जापान वगैरह में तो पीपली आर्ट के प्रोडक्ट्स जा ही रहे हैं। अच्छा, बट ये है कि क्वांटिटी उनकी बहुत कम है, और वहाँ पे हम शायद वो डिमांड नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसको हमने मतलब अनदेखा किया हुआ है, बिल्कुल, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये एक मार्केट क्रिएट हो अनटैप्ड जाए, मार्केट है। बिल्कुल। तो इसको हम कर सकते हैं, तो पहले तो ऐसे। सर ज़रूरत है कि जी, एक इसके लिए पहले लोकल मार्केट अच्छा क्रिएट किया जाए, हाँ, डोमेस्टिक डिमांड्स। डोमेस्टिक डिमांड्स, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर आदमी, आम आदमी अफोर्ड कर सके, बिल्कुल, एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सके, उसे रुमाल भी मिल सके, उसे जी, 500 रुपए का एक कुर्ता जी, भी मिल सके, जी, उसे 200 रुपए का एक स्टॉल भी मिल सके, तो शायद हम बेहतर कर जी। पाएंगे। सो वही कैंपेन था ना कि वोकल फॉर लोकल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा करना होगा। बिल्कुल करना चाहिए। सर थैंक यू, आपने इतने अच्छे से हमें ये सब कुछ समझा दिया, सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। सर आपने ये तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, और फिर हम कंटेम्प्रेरी ब्रांड से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं एंड फिर इसकी लोकल डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनफैक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कैसे कैसे जा सकते हैं जी पीपली आर्ट के लिए। सर मुझे अब ये जानना है कि जैसे इंडिया में बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जी जैसे कि आगरा में ताजमहल हो गया एंड राजस्थान में अपना अजमेर हो गया, तो वहाँ के जो पॉपुलर क्राफ्ट हैं कुछ या ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस क्राफ्ट को इन या फिर इन एरियाज के क्राफ्ट को पॉपुलराइज करने में? देखिए, ये तो मतलब सर्वविदित है, हाँ, और मतलब एक स्थापित फैक्ट है हम्म, कि अगर कोई भी क्षेत्र, कोई हम्म, भी सेंटर, कोई भी विलेज, कोई भी आर्किटेक्चर का जो हम्म, नमूना है, हम्म, अगर वो पॉपुलर हम्म, है ना, या फिर अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या हम्म, फिर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, हम्म, तो वहाँ पे मोबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से बिल्कुल, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, तो इस बात की संभावना है कि वहाँ के हम्म, लोकल मार्केट से प्रोडक्ट्स को वो हम्म, परचेज करेंगे, या वहाँ के लोकल मार्केट से फेमिलियर होंगे, हम्म, वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होगा। हम्म, और अगर वो एरिया किसी खास तरह के हम्म, शिल्पकारी के नमूने के लिए फेमस है, तो
हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी हम्म ग्लोबल भी बन जाए, हम्म वर्ल्ड वाइड भी बन जाए। जैसे हम्म इसमें आपने दो साइट्स का एग्जांपल दिया, जी एक सर। आगरा का ताजमहल था और और ये दूसरा अजमेर अजमेर शरीफ दरगाह। दरगाह। ओके, तो आगरा का ताजमहल, हम्म इसको तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, हाँ। ये तो ग्लोबल आइकन है ना, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल आइकन तो लोकल इकोनॉमीज को प्रमोट करता ही है। हम्म जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जी आप गई हैं जी ताजमहल बिल्कुल सर। आगरा, वहाँ फोटो वोटो खिंचवाया आपने, बिल्कुल सर। अकेले या किसी के साथ? फ्रेंड्स के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमने देखा नहीं ना, तो उसको पोस्ट करिए। तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स होते हैं, जी आपको अलाउ किया गया था जी। मोबाइल ले जाने के लिए? नहीं, नहीं, इतना याद नहीं मुझे, हाँ शायद नहीं शायद। ठीक है, हाँ। वहाँ पे फोटोग्राफर होते हैं, तो वो आपकी फ़ोटो लेंगे, अच्छा, ठीक है। इसीलिए एक इनका ये भी रहता है कि मोबाइल ना ले जाने उनको दिया जाए। लाइसेंस मिला होता है ओके। स्टेट से, हम्म और फिर आप उनसे फ़ोटो परचेस करेंगी, हम्म तो इससे एक इनकम जनरेट हुई हम्म उस फोटोग्राफर के लिए, हम्म दूसरी इनकम जनरेट हुई स्टेट के लिए, हम्म क्योंकि स्टेट क्या कर रहा है, हम्म उनको लाइसेंस दे रहा है। हम्म आप आगरा गई होगी तो स्टे भी करी होंगी, हम्म किसी होटल में स्टे करी होंगी, इसका मतलब इससे वहाँ पे जो एकोमोडेशन इंडस्ट्री है, हम्म होटल इंडस्ट्री है, हम्म इसको भी बूस्ट मिला। हम्म आप आगरा गई होंगी हम्म तो वहाँ पे कोई लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया होगा, अगर आप बाई ट्रेन गई होंगी हम्म तो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन को भी बूस्ट मिला। हम्म और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हम्म जो वो है, वो आपके सवाल से जुड़ा हुआ है, और वो ये है सोवेनियर इंडस्ट्री। हम्म जैसे आगरा का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो वो एक खास चीज़ की वजह से आता है, वो है लेदर इंडस्ट्री, जी बिल्कुल आता है बिल्कुल। ना। यानी कि जो लेदर शिल्प है, हम्म चर्म शिल्प, हम्म चमड़ा उद्योग, इसके लिए वो फेमस है, हम्म फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए वो फेमस है। हम्म और वहाँ पे आप जाएंगी, जैसे हम्म कैंपस के अंदर या बाहर साइड में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं हम्म जहाँ आपको लेदर के बने हुए पर्स, वॉलेट्स, हम्म जैकेट्स, ट्राउजर्स, हम्म स्कर्ट्स, ऐसी चीज़ें बिकती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। तो आप बताइए कि जैसे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बाजार हैं, हम्म जैसे सदर बाजार है, हाँ। किनारी बाजार है, हम्म मुंड्रो रोड है, आपको यूपी स्टेट का बना हुआ एक एम्पोरियम भी नजर आएगा जिसको हम्म गंगोत्री कहा जाता है, अच्छा। वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको हम्म मिलेंगी। हम्म तो ये हो क्या रहा है, हम्म लेदर के लिए जाना जाता है आगरा, हम्म और लेदर प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, खरीद बिल्कुल। रहे हैं, जा रहे हैं, तो जी कहीं ना कहीं वो लोक शिल्प कला को तो बढ़ावा प्रमोट दे ही कर रहा रहा है, है वहाँ जी। के लोगों के लिए रोजगार के और आय के नए हम्म साधन को सृजित कर हम्म रहा है। हम्म दूसरी चीज़, ताजमहल के ठीक बाहर आते हैं तो कुछ दुकानें हैं, हाँ। वो दुकानदारों से जब मैं गया, मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा हम तो जनरेशन से, सदियों से ये दुकानें यहाँ पे लगाते रह रहे हैं, और वहाँ पे ताजमहल के छोटे छोटे रेप्लिका आपको दिखेंगे, हम्म और वो स्टोन्स जो पत्थर बिल्कुल उसमें जो बिल्कुल। प्रयोग हुए हैं, उनका बनावट, उनका ढांचा भी मिलता जुलता होगा जो ताजमहल में प्रयोग जी किया जी गया, हालांकि जी वो ओरिजिनल नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल। बट मिलता जुलता तो है, और हम्म खरीद के भी हम लाते हैं। जैसे हम्म मैं भी एक वहाँ से लेके आया था, हम्म ताजमहल का नमूना हाँ लेके हाँ आया था। तो आप बताइए कि क्या ये प्रमोट हुआ, क्या बिल्कुल इसने सर। वहाँ के लोगों को रोजगार दिया? बिल्कुल बिल्कुल। जरी का दर काम है, हाँ। जरदोजी का काम है, जी एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। जी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम्म अगर हम कहें कि भाई कोई सेंटर है, ग्लोबल टूरिस्ट सेंटर है, तो हम्म वो वहाँ के स्थानीय लोक शिल्प कलाओं को प्रमोट हम्म करेगा, हम्म तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से बिल्कुल। वो प्रमोट करेगा। हम्म और दूसरा जो उदाहरण आपने दिया अजमेर शरीफ हम्म दरगाह का, जी तो वहाँ पे सबसे पॉपुलर सेंटर ही तो यही है, अजमेर शरीफ दरगाह। बिल्कुल इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ और सेंटर्स हैं, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, बिल्कुल सर। हिस्ट्री में तो हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं, बिल्कुल। मेयो कॉलेज है वहाँ पे, हाँ तारागढ़ फोर्ट है, जी अनस सागर लेक है, जी फॉय सागर लेक है, जी और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे राजस्थान की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो बिल्कुल बहुत सर। ज़्यादा बिकती हैं, बिल्कुल सर। तो वो वहाँ पे। अच्छा, लेदर वर्क्स, फिर अजमेर बिल्कुल। लेदर वर्क्स जूतीज वहाँ पे बहुत वैरायटी की मिलती हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ढोल तबला में भी हम लेदर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वहाँ आसानी से अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि अजमेर आप जाएं और कव्वाली से फेमिलियर ना हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल तो कव्वाली एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, कला के एक रूप में, जी इसका भी प्रमोशन होगा। जी जी। तो अगर कोई भी सेंटर टूरिस्ट सेंटर है, तो मुझे लगता है कि वो नए मांग को सृजित करता है, जी नए डिमांड्स को सृजित करता है, जी लोगों को नए रोजगार देता है। और जैसे अजमेर शरीफ है, जी धर्म से तो जुड़ ही गया इसका बिल्कुल संबंध, बिल्कुल जगन्नाथपुरी धर्म से तो जुड़ ही गया संबंध। जी जैसे अभी हाल फिलहाल में अयोध्या में रामा टेम्पल हो गया, तो ये बिल्कुल। टेम्पल सिटी हो गया, टेम्पल सिटी हो गया। पूरी टेम्पल सिटी हो गया। तो रिलीजन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से हमारे देश में फेस्टिवल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रोजगार को सृजित करने में। बिल्कुल। और हमें इस भारत की जो लोकल बाजार है
और गरीब जो भारत का जो गरीब तबका है, हम्म निचले वर्ग का तबका, इसकी हम्म जनसंख्या बड़ी ज़्यादा है। हम्म हम ब्रांड्स बनाने के चक्कर में इसी को भूल जाते हैं। हाँ मुझे तो लगता है कि किसी भी बिजनेस को यहाँ फोकस करना चाहिए हम्म, कम आय के लोगों पे। बिल्कुल उनको सुविधा, एक तो आप मतलब बेहतर काम कर रहे हो, जो हम्म कम आय वर्ग के लोग हैं उन तक बिल्कुल किसी सर, सुविधा को, बिल्कुल शिक्षा सर। को या कोई भी चीज़ ऐसी आप पहुंचा रहे हो, तो एक तो ये अपने आप में एक नेक काम हो गया। बट साथ ही साथ ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी सर, मार्केट में आपकी प्रेजेंस को बनाए रखने बिल्कुल का। सर, तो मुझे लगता है शायद मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दे पाया हूँ। बिल्कुल सर। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि अब कैसे टूरिस्ट सेंटर्स प्रमोट करता है क्राफ्ट को। तो बिल्कुल पीपली आर्ट में भी इसकी बहुत ज़रूरत है, और आपने ये पहले भी मेंशन किया है कि उसके विलेज को हम कैसे डेवलप करें या टूरिस्ट सेंटर बनाएं। जी मैम। थैंक यू सो मच सौरभ सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिस्कशन बड़ा हो गया, बट मुझे लगता है पीपली आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये समस्या पीपली आर्ट की नहीं है, ये मेरी समस्या है। कोई बात नहीं ये सर, बट हमें मेरे डिस्कशंस लंबे हो ही जाते हैं। और जी भाई जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने 1 घंटे तक, शायद 1 घंटे से ज़्यादा का हुआ बिल्कुल होगा, सर, लग रहा है मुझे। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, इतने देर तक आप झेल पाए मुझे। बट इतना इंसाइटफुल डिस्कशन था सर, इतना सुनना, इतना मतलब हमें नॉलेज मिली इसके बारे में, पीपली आर्ट के बारे में, जो मुझे भी ज़्यादा उतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। जी और कितनी आपने डिटेल में बताया, मैम, तो हमारे एंशंट, जी मिडिवल, जी जी मॉडर्न, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से समझाया। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, टूरिस्ट सेंटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। इतना इंसाइटफुल डिस्कशन मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाला है। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव यही है, बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए क्लासेस में तो बड़ा ही लिमिटेड डिस्कशन होता है, हम्म टाइम फ्रेम होता है, फिर बिल्कुल एग्जाम सर। ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे बातचीत करने का मतलब ही है कि किसी भी मुद्दे पे हम बड़े ही विस्तार से बात कर पाए। हम्म और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मतलब ऑडियंस की तरफ से, हम्म दर्शकों की तरफ से, अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पे बात की जानी चाहिए, हम्म तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लिखिएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर हम उस पर डिसाइड करेंगे कि हम्म मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स जिस टॉपिक की बात करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे पॉडकास्ट करूंगा। श्योरली सर, वो तो हम हमें कोशिश बिल्कुल करेंगे कि बता आपके देगा। डिमांड के भी अकॉर्डिंग हो, बिल्कुल सर, तो डिमांड इसके लिए ड्रिवन हम होगा प्रयास करेंगे। टॉपिक, और आप अच्छे से एग्जैक्टली समझा भी देंगे। हाँ श्योर, मैं बिल्कुल उसके सर। लिए तैयार हूँ। सर एक बात मेरे दिमाग में आई, नालंदा यूनिवर्सिटी अभी न्यूज़ में रहा है, जी, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट कर सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये आपने ये नाम लेके ही मुझे खुश कर दिया कि शायद नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम बात करेंगे, है हाँ ना। और प्राचीन काल में बिहार जो था उसका पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में स्पेशल स्टेटस था। बिल्कुल है। आज वो बिहार परेशान है स्पेशल स्टेटस के लिए। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि सर बिहार आपने का वो कितना स्पेशल अच्छा स्टेटस लिंकेज क्या था। दिया है सर। तो वो बिहार का स्पेशल स्टेटस है एक तरह बिल्कुल। से, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और जी। मैं तो कोशिश ये करूँगा कि अगली पॉडकास्ट हम्म, जो आप रिलीज़ करें या जिसकी प्रिपरेशन करें, तो हम इसी टॉपिक को करते हैं। नालंदा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नालंदा श्योर। बिल्कुल सर। थैंक यू सौरभ सर, हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मुझे लगता है पीपली आर्ट को बढ़ावा देना हमारी भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, गवर्नमेंट को और करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हमें भी थोड़ी उसकी विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। बैग्स, लाइफस्टाइल, उसमें इंक्लूड करना चाहिए पीपली आर्ट हाँ, को। बैग्स हैं मतलब, और उसमें डाइवर्सिफाइड हम कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल डाइवर्सिफाई और करना चाहिए। मैं स्पेशल थैंक्स टू यू कि शायद आपने इतने बेहतरीन ढंग से सवाल किए, तो शायद थैंक यू मैं सर। पॉडकास्ट कर पाया, है ना। थैंक यू तो सर। आपको भी स्पेशल थैंक्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स। ओके। थैंक यू व्यूअर्स।